तो बच्चों इस वीडियो के साथ मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां मैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस क्लास 9 और क्लास 10 के लिए जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स है उन सब का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो ये सीरीज का पहला वीडियो है जहां मैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो चैप्टर मोशन है क्लास 9 साइंस उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन और सभी क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। हमेशा एमसीक्यू अगर आपको मिलता है तो एमसीक्यू का क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो, चारों ऑप्शंस आप देखो और जितना हो सके मेथड ऑफ एलिमिनेशन कौन कौन सा रॉन्ग हो सकता है आप उसको एलिमिनेट करके जो करेक्ट है उसके पास में पहुंचो। फाइनली जब आप श्योर हो जाओ तो उस पर्टिकुलर आंसर को आप लिख सकते हो। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन दिया हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पार्टिकल कैसा पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको गिवन है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर, इट इज टेकन एज स्मॉल आर हियर एज पर द क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर। ओके, क्वेश्चन में फिर पूछा द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो बॉडी मूव कर रहा सर्कुलर पाथ में और इसका डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है हाफ सर्कल में। बॉडी सर्कुलर पाथ में है लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हाफ सर्कल में, मतलब यहां से स्टार्ट किया और यहां एंड किया। तो उस केस में मान लो स्टार्टिंग पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ अ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक का स्ट्रेट पाथ, और ए से बी तक का स्ट्रेट पाथ दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डायमीटर। इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डायमीटर। तो ये ए से बी तक का जो स्ट्रेट पाथ है वो डायमीटर के इक्वल है, और हम लोग जानते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो क्वेश्चन में पूछा गया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। तो आफ्टर हाफ अ सर्कल डिस्प्लेसमेंट विल बी डायमीटर व्हिच इज इक्वल्स टू 2r। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जीरो है जो कि नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पाई आर बोला गया है वो भी नहीं होगा। तो क्या आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है इन सर्कुलर पाथ में? सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर बॉडी मूव करे कंप्लीट सर्कल में और कंप्लीट करे 1 राउंड। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट पाई आर तो नहीं हो सकता, डिस्टेंस जरूर हो सकता है। डिस्टेंस पाई आर कब हो सकता है? इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। इफ अ बॉडी मूव्स इन व्हाट काइंड ऑफ पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी मूव करे तो उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है, इट इज 2r। तो थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। और ऑप्शन डी अगर देखें तो यहाँ पे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, तो ये तो 2 पाई आर पॉसिबल नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे और एक राउंड कंप्लीट करे, यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस पहुंच जाए, तो उस केस में डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई आर होता है एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सो ये अलग अलग ऑप्शन देखने के बाद हम लोग फाइनली इसमें श्योर हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सो नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी है। अब मूव करते हैं टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, आप हमेशा क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो, 2 बार पढ़ लो, आप 3 बार पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन अच्छा से रीड करो, क्वेश्चन को ठीक से समझना है, देन यू फोकस ऑन द ऑप्शंस। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस देखते हैं। A body is thrown vertically upward with a velocity u. Body is thrown vertically up. Body is thrown vertically up with what velocity u? The greatest height h to which it will rise. ये कौन सा greatest height तक rise करेगा वो जानना हम लोग को, और ऑप्शन से सिलेक्शन करना है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि ग्रेटेस्ट हाइट में फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है, और बॉडी जब अपवर्ड मूव कराए अगेंस्ट ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अब इन क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम लोग जानते हैं, दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। वी कैन राइट, नॉर्मली हम लोग लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस कवर्ड इज इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, और यहाँ पे v का वैल्यू जीरो है तो जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड नेगेटिव g इंटू व्हाट, हाइट। So it will be minus u square equals to minus 2gh। आप माइनस माइनस साइन कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोगों को मिला u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, और इधर h को अगर अलग कर देते हम लोग, सो इट विल बी u स्क्वायर बाई 2g। तो अब यहाँ देख सकते हो ऑप्शंस में, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में, देखते हैं हम लोग
कि पहला ऑप्शन u बाई जी दिया हुआ, ये नहीं हो सकता ग्रेटेस्ट हाइट के लिए। सेकंड ऑप्शन u स्क्वायर बाई 2g, ऑप्शन बी में ये पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन u स्क्वायर बाई जी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन u बाई 2g, ये भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने सोल्यूशन करके देखा तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोगों ने 2 MCQ अभी तक डिस्कस किया है। अब हम लोग जाते हैं नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है दैट लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, मोर देन 1, इक्वल्स टू और लेस देन 1। ओके, सो द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि एक बॉडी ए से अगर बी तक जा रही है, तो बॉडी अगर ए से बी तक मूव करेगा और स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर व्हाट, इक्वल। और बॉडी अगर इरेगुलर पाथ में मूव करे फ्रॉम ए टू बी, और इस केस में डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो पूछा गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में रहा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1। 1 हो सकता है। 1 कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। और बॉडी अगर इरेगुलर पाथ में होता, स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं होगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर न्यूमेरेटर बना दें हम लोग और डिस्टेंस को यहाँ डिनोमिनेटर बना दें, डिस्टेंस को, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा वैल्यू होगा, डिस्टेंस बड़ा वैल्यू होगा, तो ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ओके, तो 1 से बड़ा वैल्यू तो आ ही नहीं सकता। कौन सा केस में, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस रेशियो में 1 से ग्रेटर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस विल बी व्हाट, इक्वल्स टू और लेस देन 1। आप ऑप्शन चारों देख लो एक बार। यहाँ बोला ऑलवेज लेस देन 1, तो यहाँ हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन मोशन में तो ऐसा नहीं होता। ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये देखा हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसा होता है, लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं हो सकता। ऑलवेज मोर देन 1, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में तो हम लोग जानते हैं ये इक्वल्स टू 1 होता है। देन इक्वल और लेस देन 1, ये पॉसिबल है। इक्वल स्ट्रेट लाइन मोशन में, इरेगुलर पाथ में लेस देन 1। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे लुक एट द क्वेश्चन देयर, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का प्रोपोर्शनलिटी अगर ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है क्या, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है क्या, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है क्या, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ मैं आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन से समझाता हूँ इस चीज़ को। हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से वी नो व्हाट, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग ये जानते हैं। और इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u का वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो s इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, फिर एक मैथ्स का रिलेशन आपको पता होगा कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो a इक्वल्स टू के बी इन जनरल लिखते हैं। तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, ये है कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में, इस केस में अगर हम लोग देख रहे हैं कि हाफ तो कांस्टेंट है ही, और a को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इफ a इज कांस्टेंट, a मतलब एक्सेलरेशन, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं हम लोग, देन वी कैन राइट व्हाट, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो हाफ और a अगर कांस्टेंट हो तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि a इक्वल्स टू के बी, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b वेयर k इज व्हाट, कांस्टेंट। तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t कब पॉसिबल है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t तभी पॉसिबल होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो आप देखो यहाँ पे बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करना चाहिए, तो ऑप्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होने से तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है नहीं है, यहाँ 0 होगा एक्सेलरेशन, तो ये नहीं मान सकते।
देन बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना चाहिए, ये पॉसिबल है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो 4 का ऑप्शन ऑप्शन डी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नंबर 4। अब आ जाते हैं नंबर 5 में। नंबर 5, just look at the question from the given vt graph, velocity versus time graph, it can be inferred that the object is, so आपको ग्राफ देख के इस ऑब्जेक्ट का मोशन का नेचर बताना है। और हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, यानी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पॉसिबल है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, बॉडी रेस्ट में नहीं है बिकॉज बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी नहीं है। इसका रीजन क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होने से एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, दैट मीन्स बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हियर वी कैन सिलेक्ट द ऑप्शन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नंबर 6, we suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. तो एक मैरी गो राउंड में एक बच्चा मजे ले रहा है, ओके, एंड सर्कुलर मोशन, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज, सर्कुलर मोशन। और ये इसका कांस्टेंट स्पीड कितना है, यहाँ पे इस बॉडी का कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इट इंप्लाइज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, तो रेस्ट में तो है नहीं बिकॉज बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। देन सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसका डायरेक्शन तो चेंज होते रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बॉडी एक्सेलरेशन में होगा बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, बॉडी इज इन एक्सेलरेशन। यहाँ बोला बॉडी विथ नो एक्सेलरेशन, ये भी नहीं होगा। देन बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, ये पॉसिबल है बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज होने से वी कैन से दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग, और वी कैन से व्हाट, बॉडी इज इन एक्सेलरेशन, सच मोशंस आर कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, और डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जहां एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ये ग्राफ मान लेते हैं, और उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, दैट एरिया रिप्रेजेंट्स विच फिजिकल क्वांटिटी, पहले आप देख लो। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट, आइदर डिस्टेंस और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या एरिया में से क्या पूछा गया, ध्यान देना उधर। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द यूनिट, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। सो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा गया, तो उसका यूनिट मीटर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर बिकॉज बाकी में स्क्वायर मीटर है, क्यूबिक मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, दीज आर नॉट द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर 8 में, जहां 4 अलग अलग कार्स का मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। सो 4 cars A, B, C, D are moving on level road. Their distance versus time graph is shown here. आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। उससे पहले मैं एक बेसिक बात आपको बता देता हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप इंडिकेट्स व्हाट, द स्लोप इंडिकेट्स व्हाट, स्पीड। तो जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा स्पीड। और आप स्लोप को कैसे यहाँ पे कंपेयर करोगे, डायरेक्टली आप टाइम एक्सिस से ग्राफ कितना ज़्यादा एंगल बना रहा है वो आप चेक कर लो। जितना ज़्यादा एंगल, कौन सा एक्सिस बताया मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, टाइम एक्सिस से, तो जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा स्लोप होगा। तो यहाँ पे देख के हम लोग बता सकते हैं विच इज़ द फास्टेस्ट कार, इट इज़ सी, एंड विच इज़ द स्लोएस्ट कार, इट इज़ बी। तो आपको 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना, करेक्ट वन। पहला में बोला कार ए इज फास्टर देन डी, ए और डी में देखो आप, ए और डी में तो डी फास्टर है, यहाँ बोला ए फास्टर, तो ये रॉन्ग है। फिर ऑप्शन बी में आपको बोला कार बी इज द स्लोएस्ट, तो यहाँ पे बी टाइम एक्सिस के सबसे पास में है, तो ये पॉसिबल है, कार बी इज द स्लोएस्ट। देन कार डी इज फास्टर देन सी, डी और सी में कंपैरिजन करें हम लोग तो सी तो फास्टेस्ट है, डी को फास्टर बोला गया, ये रॉन्ग है।
कार सी इज द स्लोएस्ट, तो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद तो हम लोग श्योर है दैट बी इज द स्लोएस्ट, तो सी को स्लोएस्ट नहीं बोल सकते, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 8 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 8B. नंबर 9, which of the following figure represents uniform motion? Uniform motion मतलब body is covering equal distances in equal interval of time. ऐसा इस ग्राफ में तो पॉसिबल नहीं होगा, कर्व है, ये ग्राफ में भी पॉसिबल नहीं होगा. अब देखते हैं इन दोनों में. तो यहाँ पे ऑप्शन ए में डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और देख सकते हैं यहाँ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये पॉसिबल है. फिर भी हम लोग ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं. यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी का कौन सा कंडीशन को, रेस्ट को. तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ए में रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब आ जाते हैं नंबर 10 पे. द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर आपको याद है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज स्लोप ऑफ ग्राफ p by b. ओके, तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्सेलरेशन. स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, स्लोप रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्सेलरेशन. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप रिप्रेजेंट्स स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप रिप्रेजेंट्स व्हाट? वेलोसिटी. तो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पूछा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट इज एक्सेलरेशन. सो यहाँ डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा, स्पीड नहीं होगा. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? Distance और displacement equal होने का condition एक ही है, that the body must move in a straight path. तो हम लोग देख लेते हैं इन चारों में कौन सा कंडीशन ऐसा है जहां बताया गया कि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट पाथ. तो ऑप्शन ए, इफ द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ये पॉसिबल है. इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ये पॉसिबल या ये गारंटी नहीं है. द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, तो वहां भी कीप्स ऑन व्हाट? चेंजिंग. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है, फिर भी डिस्टेंस कवर्ड रह सकता है. एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये सर्कुलर मोशन है. 1 राउंड के बाद में तो डिस्टेंस विल बी 2πr एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. लेकिन हमेशा इक्वल रहने के लिए बॉडी मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट पाथ. So we discussed till now 11 important MCQ and we are going to discuss questions one by one, number 12 onwards. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एग्जाम्पलर साइंस क्लास 9. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ लेते हैं. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0. वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी 0? क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 0 होगा अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? और इसको जस्टिफाई करना है. आंसर इस क्वेश्चन का है नो. लेकिन कंप्लीट डिटेल आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ दो सिचुएशन डिस्कस करूंगा, 2 इंपॉर्टेंट सिचुएशंस. तो मान लो पर्सन इज मूविंग, अब मान लो यहाँ पे पर्सन इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी इन अ स्ट्रेट पाथ, ए से बी, एंड देन बी बैक टू ए along द सेम पाथ. और ये जो पाथ है इसका लेंथ 2 मीटर मान लेते हैं. तो जाते वक्त स्ट्रेट पाथ में लेंथ कवर कितना किया? 2 मीटर, और आते वक्त कितना? 2 मीटर. इन दिस केस इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपको पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा? क्योंकि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों तो सेम है. सो डिस्प्लेसमेंट 0. लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं इस केस में डिस्टेंस कवर्ड क्या हुआ? डिस्टेंस कवर्ड इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स. सो इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल भी पोजीशन ए, और लेंथ ऑफ द पाथ 2 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज व्हाट? 4 मीटर. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड 4 मीटर. एक और सिचुएशन लेते हैं. दिस टाइम बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ. व्हाट काइंड ऑफ पाथ? सर्कुलर पाथ. और इस सर्कुलर पाथ का हम लोग रेडियस ले लेते हैं r. लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ बी स्मॉल r. एंड अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट्स 1 राउंड. ओके, हम लोग यहां बात कर रहे हैं फॉर 1 राउंड, एक राउंड का बात कर रहे हैं. सो आफ्टर 1 राउंड अगर आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सिंपल आंसर है 0. और 0 होने के पीछे रीजन क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर द सेम. और अब मैं आपको पूछूं इस केस में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? 1 राउंड के बाद सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कवर्ड होगा 2πr. तो ये दोनों एग्जांपल से हम लोगों ने क्या समझा?
इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो, वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी जीरो? तो इसका आंसर है नो, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो बट द डिस्टेंस कवर्ड में नॉट बी जीरो। तो जस्टिफाई करने के लिए आप ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो, और इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है नो। ओके, और इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां पूछा गया वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी जीरो? सो if a body if a body starts from a point and comes back to the same point, comes back to the same point, the body the body has covered some distance. The body has covered some distance, but the displacement but the displacement would be zero. And why displacement is zero? Because the initial and final positions are the same. So I hope you have understood this question number 12 and its solution. यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एग्जाम्पलर साइंस क्लास 9. क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे चेंज हो जाएंगे अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है? तो इन दैट केस पहले आप ये जान लो व्हाट आर दैट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. दैट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन दे आर, अगर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का बात करें, दे आर फर्स्ट वन v इक्वल्स टू u प्लस at वी कैन राइट. सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? ये इक्वेशंस कैसे बदल जाएंगे अगर बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से? तो ये जान लो आप, if a body moves with uniform velocity, if a body moves with uniform velocity, uniform velocity मतलब velocity is not changing, the acceleration of the body the acceleration of the body is taken as zero. एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी. ओके, तो अब हम लोग ये जान गए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. तो अब ये इक्वेशंस कैसे बदल जाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को ये मानना होगा a इक्वल्स टू जीरो. तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि v इक्वल्स टू u प्लस at है, यहाँ पे a इक्वल्स टू जीरो अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो u प्लस जीरो इंटू टी हो जाएगा. दैट इज therefore equation will be changed like this, v equals to u. तो ये फर्स्ट इक्वेशन चेंज होके ऐसा हो जाएगा, v equals to u. अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन के बारे में. नाउ सेकंड इक्वेशन कैसे बदल जाएगी? तो ये सेकंड इक्वेशन हम लोग के पास है s equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो ये सेकंड इक्वेशन का क्या होगा वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. तो सेकंड इक्वेशन में वी आर हैविंग s equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये इक्वेशन हम लोग के पास है. और एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो लेंगे. क्यों ले रहे हैं? बिकॉज बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इफ द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो. तो एक्सेलरेशन जीरो है. तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर. तो इस केस में आप देखो यहाँ पे s इक्वल्स टू आपको मिलता है ut प्लस जीरो. देयरफॉर s इक्वल्स टू ut. ये इक्वेशन बदल के क्या हो गया? s इक्वल्स टू ut, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था. अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन का क्या होगा. थर्ड इक्वेशन ये रहा, और ये थर्ड इक्वेशन का क्या होगा वी कैन डिस्कस हियर. थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का क्या हुआ? v इक्वल्स टू u हो गया. सेकंड इक्वेशन का क्या हुआ? s इक्वल्स टू ut हो गया. नाउ थर्ड इक्वेशन वी आर डिस्कसिंग हियर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो लेते हैं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? u स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो इंटू एस. तो यहाँ पे आप देखो इक्वेशन कैसे बदल जाएगा. ना v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस जीरो, और वी कैन राइट हियर व्हाट? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इक्वेशन इज चेंज लाइक दिस, और यू कैन राइट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर. ये भी करेक्ट है.
सो आपने यहाँ पे क्या देखा कि बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दैट केस वी कैन कंसीडर एक्सेलरेशन टू बी जीरो। और इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंजेस आएंगे दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन हियर। So now we'll discuss question number 14 from exemplar questions, science class 9. Question number 14. Here it is given, a girl walks along a straight path to drop a letter in letter box and comes back to her initial position. तो a girl का पोस्ट बॉक्स तक लेटर बॉक्स तक जाने का मोशन, फिर वापस इनिशियल पोजीशन में आने का मोशन का बात हो रहा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और आपको प्लॉट करने बोला गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखकर आपको प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पहले स्टडी कर लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप देखो, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है? ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आते वक्त भी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला पोर्शन के लिए, जाने वाला पोर्शन के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, जाने वाला पोर्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा। देखो आप, डिस्प्लेसमेंट 100 एंड टाइम कितना 50, डिस्प्लेसमेंट 100 टाइम इज 50। सो फॉर फॉरवर्ड मोशन, फॉर फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन के लिए अगर हम लोग वेलोसिटी का बात करें, वेलोसिटी विल बी 100 meter is the displacement and 50 second is the time, so it is 2 meter per second. And similarly for backward motion, फॉर बैकवर्ड मोशन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस ग्राफ से। वेलोसिटी, अब बैकवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इज 100 और टाइम कितना लगा, आप देख रहे हो 50 से 100। सो इट इज डिस्टेंस कवर्ड इज 100 मीटर एंड टाइम इज 50 सेकेंड, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोग को ये पता चल गया कि जाते वक्त उस गर्ल का वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, और आते वक्त भी वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। और लेटर बॉक्स में लेटर डालने के लिए तो रुकना पड़ा होगा। एंड वी हैव टू प्लॉट व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन जो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एंड हॉराइजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हॉराइजॉन्टल एक्सिस में हम लोग प्लॉट करने वाले हैं टाइम, और वर्टिकल एक्सिस में हम लोग प्लॉट करने वाले हैं वेलोसिटी। वी आर गोइंग टू प्लॉट व्हाट, वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं, जैसे हम लोगों को 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेना है। वेलोसिटी हम लोग क्या लेना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। सो बॉडी मूव्स फॉर फर्स्ट 50 सेकेंड, पहला 50 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम मार्क करते हैं ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, देन 60, 70, 80, 90, और थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं 100 तक के लिए, क्योंकि टाइम हम लोग का 100 सेकेंड्स तक दिया हुआ है ग्राफ में। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके इसको कर देते हैं हम लोग 100 सेकेंड तक, 100। ओके, अब एज पर द क्वेश्चन, जाते वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी था 2। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट, टाइम एक्सिस। कितना टाइम के लिए, 50 सेकेंड्स के लिए। तो 50 सेकेंड के यहाँ तक पहुँचने के बाद तो क्या हुआ, बॉडी कम्स टू रेस्ट। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो यहाँ हम लोग मार्क कर लेते हैं दैट इज व्हाट, -2 मीटर पर सेकेंड। अब जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो आपको 50 सेकेंड में क्या करना है, ग्राफ को लेके आना है नीचे की तरफ, एंड अगेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म, बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 50 सेकेंड। तो नेक्स्ट 50 सेकेंड मतलब यहाँ तक बॉडी वापस कैसे जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एंड फाइनली द बॉडी कम्स टू रेस्ट। तो हम लोगों को ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ, इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हुआ क्या यहाँ पे, पहले हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि जाते वक्त बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म था, आते वक्त बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म था। तो ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस फॉर फॉरवर्ड मोशन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस फॉर बैकवर्ड मोशन। सिंस डायरेक्शन हैज बीन चेंज्ड, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, और एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ टाइम हम लोगों ने लिया था सेकेंड्स में, और वेलोसिटी हम लोगों ने लिया था यहाँ मीटर पर सेकेंड में। Question, a car starts from rest.
इसका सोल्यूशन में देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मोशन, बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, एंड एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर व्हाट टाइम, फॉर 8 सेकेंड्स। इफ इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बॉडी का मोशन कैसा है, फर्स्ट 8 सेकेंड एक्सेलरेटेड मोशन, और उसके बाद यहाँ पे इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस विद द कार कवर इन 12 सेकेंड। तो पहला 8 सेकेंड में तो एक्सेलरेशन, और नेक्स्ट 4 सेकेंड बॉडी कंटिन्यू करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को u गिवन है, a गिवन है और t गिवन है। इससे हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। जो भी फाइनल वेलोसिटी होगा दैट विल बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो यहाँ हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और दोनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, s इक्वल्स टू वट, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करेंगे हम। u का वैल्यू 0 इंटू टी 8 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम 8 सेकेंड होल स्क्वायर। So it will be 1 by 2 into 5 into 64, 8 8 is 64, and distance का unit होगा meter. So this will be equals to what? Here if you cancel it out, 32 into 5 will be what, 160 मीटर। तो फर्स्ट केस का डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया 160 मीटर। अब हम लोग सेकेंड केस में देखते हैं, लेकिन सेकेंड केस का हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी। सो यहाँ पे वापस हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड केस फाइंड आउट करने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू u का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 8 सेकेंड्स। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी व्हाट, 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सेकेंड केस में डिस्टेंस कवर निकालना है। सेकेंड केस में तो एक्सेलरेशन नहीं है, सेकेंड केस में बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो इन द सेकेंड केस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट का है वही नेक्स्ट पार्ट का यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। सो फर्स्ट पार्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट पार्ट का फाइनल वेलोसिटी 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 4 सेकेंड्स, सो इट इज व्हाट, 160 मीटर। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड। सो नाउ वी कैन राइट व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड in 12 seconds will be what, first 8 second में 160 meter, next 4 second में 160 meter, so it will be 320 meter is the total distance covered. So I hope you understood this question number 15, and we will discuss. Now look at question number 16. A motorcyclist drives from A to B with uniform speed of 30 km per hour and returns back with a speed of 20 km per hour. Find its average speed. वी नो हाउ टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड भी गिवन नहीं है, टाइम टेकन भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड फॉरवर्ड जर्नी के लिए और यूनिफॉर्म स्पीड बैकवर्ड जर्नी के लिए गिवन है, और इसी से हम लोगों को फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। सो द मोटरसाइकिलिस्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ ए से बी तक का जाने का स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर, और बी से ए तक आने का स्पीड कितना है, इट इज व्हाट, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, हम लोग मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एक्स। ए और बी के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं x। let the time for forward motion be t1 and that of backward motion
बी t2। फॉरवर्ड मोशन के लिए हम लोगों ने टाइम लिया है t1 एंड बैकवर्ड मोशन के लिए टाइम लिया है यहाँ पे t2। तो फर्स्ट केस दैट मीन्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, we can write v1 is equals to s1 by t1. So we can write t1 is equals to what? t1 is equals to s1 by v1, and that is equals to s1 distance covered x, and v1 is 30. So we can write t1 is x by 30 hours. Similarly, in second case मतलब backward journey, that is from b to a. इस बैकवर्ड जर्नी के लिए वी आर राइटिंग अगेन v2 इज इक्वल्स टू s2 बाई t2। तो यहाँ पे t2 इज इक्वल्स टू व्हाट? s2 बाई v2। डिस्टेंस कवर्ड b से a में कितना है? x। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम b to a is x and v2 is 20, so it is x by 20 hours. Now एवरेज स्पीड, अब हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। नाउ एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे फॉरवर्ड जाने के लिए, बैकवर्ड जाने के लिए वी कैन राइट s1 प्लस s2 एंड टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। सो s1 प्लस s2 यानी x प्लस x एंड t1 प्लस t2 वी फाउंड हियर। t1 प्लस t2 वी कैन राइट हियर x by 30 प्लस x by 20, और यूनिट वी कैन राइट हियर किलोमीटर पर आवर। अब इसका फर्दर कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं इधर, दैट ये हो गया 2x और 30 और 20 का एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम आप देख लो, इट इज 10, 15, 5, 2, 3, तो 3 जा 6, 5 जा 30, 60 एलसीएम आ रहा 60। तो 30 से ये 2 टाइम्स, सो इट इज 2x, 20 से 3 टाइम्स 3x, सो x equals to, so average speed equals to यहाँ पे 60 into 2x by 2x plus 3x is what? 5x. यूनिट यहाँ पे रहेगा किलोमीटर पर आवर। so यहाँ if we simplify 120, 60 into 2 will be 120 by 5 kilometer per hour, and we will get 24 kilometer per hour. सो आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था? आपको डिस्टेंस भी गिवन नहीं था, आपको टाइम भी गिवन नहीं था, तो आप डिस्टेंस लेट आपने लिया जैसे x, तो s1 का वैल्यू x, s2 का वैल्यू x, फिर आपने स्पीड और डिस्टेंस का हेल्प से आपको फाइंड आउट करना होगा टाइम इन टर्म्स ऑफ x, फिर आप उसको फॉर्मूला में यूज करो। एवरेज स्पीड का मेन फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर हियर, जो नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 16। Now question number 17, one of the most important question from example science class 9. Just look at the question. The velocity time graph shows the motion of a cyclist. एक cyclist का motion यहाँ पे दिखाया जा रहा है velocity time graph में. This one is the graph. Find its acceleration, its velocity and the distance covered. तो हम लोगों को यहाँ find out करना है क्या? हम लोगों को यहाँ find out करना है acceleration. तो ये ग्राफ को स्टडी करना है हम लोगों को, और acceleration find out करना है। तो solution हम लोग फर्स्ट में एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एंड ग्राफ देखते ही हम लोग को पता चल जाता है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आप देख सकते हैं ग्राफ क्या है, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो हियर द बॉडी मूव्स विथ, और द साइक्लिस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। As the body moves with uniform velocity, as the body moves with uniform velocity, acceleration of the body, यहाँ पे cyclist is 0। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 कैसे पता चला? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो हियर एक्सेलरेशन इज 0। अब हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ पे बात करते हैं, नंबर 2 का यहाँ पे बात करते हैं। नंबर 2, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन हियर। आप ग्राफ देख के समझ जाते हो कि ये जो वेलोसिटी का
मार्किंग यहाँ पे 20 है और 20 पे वो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है. सो फ्रॉम ग्राफ we can say that velocity, uniform velocity of the cyclist is 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ आपको वेलोसिटी का पता चल गया, एक्सेलरेशन का पता चल गया, और अब थर्ड केस में वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस. इफ द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, velocity is equals to distance or displacement. Here we can write distance by time. So s equals to what, vt, and velocity is given here 20 meter per second. और आपको कैलकुलेशन कितना टाइम के लिए करना है, कैलकुलेशन करना 15 सेकेंड्स के लिए. तो 15 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 सेकेंड्स, सो यू विल गेट व्हाट, 300 meter. So distance covered here will be 300 meter. I hope you understood the solution here. We discussed question number 17. Now look at question number 18 here. It is given. Question देख लेते हैं पहले. Draw a velocity versus time graph of a stone thrown vertically upwards and then coming downwards after attaining maximum height. तो यहाँ स्टोन गिवन है और ये स्टोन पहले अपवर्ड मोशन में है, फिर डाउनवर्ड मोशन. और हम लोग जानते हैं कि अगर एक स्टोन अपवर्ड मोशन में है अगेंस्ट ग्रेविटी, देन इट विल मूव अंडर रिटार्डेशन. और हम लोगों को ड्रॉ करना क्या है, वी हैव टू ड्रॉ व्हाट, हियर वी हैव टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे. तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, velocity versus time graph for a body, for a stone which is thrown vertically upward, reaches the maximum height and then starts to fall downward. तो स्टोन जब ऊपर जा रहा है तो स्टोन रिटार्डेशन में है, और स्टोन जब नीचे आ रहा है तो स्टोन एक्सेलरेशन में है, और मैक्सिमम हाइट में इसका वेलोसिटी 0 है. तो पहले यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में स्टोन हाईएस्ट पॉइंट में रेस्ट पे पहुंचेगा. सो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. दैट स्ट्रेट लाइन वी कैन ड्रॉ, और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. और ये यहाँ टच करने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. ये ओरिजिनल फाइनल वेलोसिटी विल बी व्हाट, 0. एंड देन द स्टोन मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये स्टोन फिर मूव किया कैसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. So this particular graph represents what? Velocity time graph for a stone which is thrown vertically upward, reaches maximum height and then starts to fall downward. ऊपर जाते वक्त uniform retardation में है. So this portion indicates what? Retardation, uniform retardation, and this portion indicates what? Uniform acceleration. Uniform acceleration. So this will be what? Velocity versus time graph. So solution of question number 18. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19. और आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर. साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर. व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 seconds? If both the objects drop with the same acceleration, and how does the difference in height vary with time? तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट का ड्रॉपिंग का बात है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. ये मान लेते हैं हम लोग ग्राउंड लेवल, और स्टोन्स को ड्रॉप किया गया है अलग अलग हाइट से. वन स्टोन, फर्स्ट वन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, फर्स्ट का हाइट कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ फर्स्ट वन इज गिवन 150 मीटर, एंड सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 meter. First stone is dropped from a height of 150 meters. Second stone is dropped from a height of 100 meter. And here it is considered that they are moving down with same acceleration. Let that acceleration is acceleration due to gravity g. और g का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसके लिए भी g का वैल्यू कितना लेंगे, सेकेंड स्टोन के लिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके.
तो यहाँ पूछा कि 2 सेकंड के बाद में उनका हाइट में डिफरेंस क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं हाइट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इन हाइट एट इनिशियल पोजीशंस, ये डिफरेंस इन हाइट कितना होगा 150 मीटर और 100 मीटर। सो 150 मीटर माइनस 100 मीटर, डिफरेंस इन हाइट इज व्हाट 50 मीटर। अब हम लोग देखते हैं 2 सेकंड के बाद में दोनों स्टोन का पोजीशन क्या होगा। सो दोनों ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, u is 0, g 10 meter per second square, and t 2 seconds as per the question. So we are going to discuss the distance covered. Okay, so we can write s equals to ut plus half gt square. आप चाहो तो h भी यूज कर सकते हो, h equals to ut plus half gt square. So distance covered by first object, तो s1 ले लेते हैं। तो s1 is equals to u का वैल्यू 0 होगा, 0 into t plus half into 10 into t square हो गया 2 square. So s1 is equals to 1 by 2 into 10 into 4. Therefore s will be equals to what? So s यहाँ पे होगा 20 मीटर। So after 2 सेकेंड पहला स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहला स्टोन ने कवर किया 20 मीटर डिस्टेंस। नाउ सेकेंड स्टोन, सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट का केस में भी हम लोग u लेंगे 0, g का वैल्यू दोनों में सेम ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम 2 सेकेंड्स, एंड वी कैन यूज सेम फॉर्मूला, लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए s2 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर यू कैन राइट। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट s2 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो आपको s1 20 मीटर मिला, s2 यानी 2 सेकेंड के बाद में वो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 मीटर। ओके, तो दोनों 20 मीटर, सो दोनों 20 मीटर अगर ट्रेवल किया है आफ्टर 2 सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड, हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड कितना हो 150 मीटर माइनस 20 मीटर, दैट इज व्हाट 130 मीटर। देन हाइट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट after 2 seconds will be 100 meter minus 20 meter is 80 meter. Therefore difference in height after 2 seconds होगा 130 meter minus 80 meter, that is equals to what 50 meter. तो हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में देखा कि डिफरेंस इन हाइट आफ्टर 2 सेकंड रिमेन्स द सेम बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर फॉलिंग विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा दैट डिफरेंस इन हाइट, सो वी कैन से व्हाट द डिफरेंस इन हाइट, the difference in height does not change with time for freely falling bodies. Okay, difference in height remains the same. So I hope you understood the solution of question number 19. Then we'll discuss question number 20. So we are going to discuss question number 20. Here it is given an object starting from rest, okay, u0 travels 20 meter in first 2 seconds, 20 meter travel किया first 2 seconds, okay, 160 meter in next 4 seconds. What will be the velocity after 10 seconds, after 7 seconds from the start? तो टोटल मिला के 6 सेकंड तो हो चुका है,
तो स्टार्ट से लेके 7 सेकंड का मतलब 1 सेकंड और बॉडी ट्रेवल करेगा, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इट्स फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड। ये है क्वेश्चन, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट है ना, लास्ट पार्ट में फ्रॉम स्टार्ट। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट केस वेयर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फर्स्ट 2 सेकंड ना, फॉर फर्स्ट 2 सेकंड। तो फर्स्ट केस में u इज व्हाट 0, टाइम इज व्हाट 2 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड 20 मीटर। सो s u और t से वी कैन फाइंड आउट व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन चारों को रिलेट करने वाला इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s का वैल्यू 20, u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन वी डोंट नो, एंड टाइम 2 सेकेंड्स। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज 20, 0 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 4, कैंसिल करोगे आप आ जाएगा 2। So twice a equals to 20, therefore acceleration is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों ने फर्स्ट केस से बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया है, और सेकंड केस में आपको डिस्टेंस गिवन है, s1 ले लेते हैं इसको। सेकंड केस में आपको टाइम गिवन है, इसको t1 ले लेते हैं। तो s1 और t1 पता है सेकंड केस में, और अगर हम लोगों को सेकंड केस का इनिशियल वेलोसिटी यानी यहाँ का वेलोसिटी और सेकंड केस का इनिशियल वेलोसिटी इज द फर्स्ट केस का फाइनल वेलोसिटी, तो फर्स्ट केस का फाइनल वेलोसिटी हम लोग यूज कर पाएंगे सेकंड केस का इनिशियल वेलोसिटी यानी u, और उसके बाद सेकंड केस में भी हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, वी विल हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस। सो अगेन वी कैन राइट फाइनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस, इसको v1 ले लेते हैं। ओके, v1 हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। सो यहाँ v यानी v1 हो गया, u का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन हम लोग को पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड्स। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। और इसी फाइनल वेलोसिटी को v1 को हम लोग जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे। सो नाउ सेकेंड केस देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस के लिए अब हम लोगों को क्या पता है, सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी पता है। सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, जो फर्स्ट केस का फाइनल वेलोसिटी होगा दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी फॉर सेकेंड केस। डिस्टेंस कवर्ड सेकेंड केस में आप लोगों को दिया हुआ है, दैट सेकेंड केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना 160 मीटर। टाइम सेकेंड केस में दिया हुआ हम लोगों को, टाइम सेकेंड केस में कितना दिया हुआ, दैट इज व्हाट 4 सेकेंड, एंड वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट व्हाट एक्सेलरेशन इन सेकेंड केस। तो अगेन वी विल यूज USTA को रिलेट करने वाला इक्वेशन कौन सा है, that equation is what s1 is equals to u1 into t1 plus half a into t1 square। so यहाँ पे distance 160 and u1 यानी u1 is 20 and time यहाँ पे 4, 1/2, acceleration we don't know, and time 4 square। So 160 equals to 80 plus you will get here on solving this part 16/2 हो जाएगा इधर 8a। So 8a, if you simplify 160 minus 80 will be 80 equals to 8a, therefore acceleration will be 10 meter per second square। तो हम लोगों को यहाँ फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कितना मिला था, फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन था इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में भी एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोगों को क्या करना है, थर्ड केस जो है, थर्ड केस उसमें क्या करना, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट मतलब स्टार्ट से लास्ट तक जो 7 सेकेंड का टाइम है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, that we will have to calculate। तो यहाँ पे we can write finally v equals to u plus at, और यहाँ t को हम लोग t3 ले लेते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी 7 सेकेंड के बाद में निकालना है, तो v equals to 7 सेकेंड फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में तो u क्या था 0, और एक्सेलरेशन बॉडी का हम लोग को पता है दैट इज व्हाट 10,
एंड t3 b इक्वल्स टू u प्लस ए t3 टाइम फॉर थर्ड केस हम लोग कितना ले रहे हैं 7, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी विल बी 70 मीटर पर सेकेंड. 70 meter per second will be the answer. Okay, so this is one of the most important numericals. और हम लोगों ने देखा कि after 7 seconds we are getting the velocity 70 meter per second. Now we are going to discuss question number 21 and यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ डेटा आपको given है displacement and time और related to a moving object. और साथ में आपको क्या करना है कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ को यूज करना है टू डू द कैलकुलेशन. ओके, सो आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. आप ड्रॉ कर सकते हो क्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. आप देखो यहाँ पे जब टाइम 0 है डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ से स्टार्ट किया. व्हेन टाइम इज 2 डिस्प्लेसमेंट इज 2, टाइम 2 डिस्प्लेसमेंट 2, व्हेन टाइम 4 डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 4, टाइम 4 डिस्प्लेसमेंट इज 4, देन हियर टाइम 6 लेकिन डिस्प्लेसमेंट 4 ही है. टाइम 8 डिस्प्लेसमेंट क्या है 4, टाइम 10 डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन कितना है, टाइम हो गया 10 डिस्प्लेसमेंट व्हाट 6, टाइम देन 12 डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 4, टाइम 14 डिस्प्लेसमेंट 2 एंड टाइम 16 डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो ये डेटा को यूज करके वी कैन इजीली ड्रॉ दिस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. यूज दिस ग्राफ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड. यहाँ हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो रियल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका पता लगाएंगे हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. तो इससे हम लोग को कितना एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना टाइम में हुआ उसका पता चल जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड. तो फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट एवरेज वेलोसिटी. तो यहाँ आप देखो फॉर्मूला हम लोग यूज करें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. तो फर्स्ट 4 सेकेंड का अगर बात करें, फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 0 से लेके 4 तक चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज कैसे निकालते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना 4, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 0, तो 4 माइनस 0 मीटर. एंड चेंज इन टाइम फाइनल टाइम कितना 4, इनिशियल इज ओरिजिन से है तो 0, तो इट इज व्हाट 4/4 मीटर पर सेकेंड. So it is 1 meter per second. Okay, so average velocity we have calculated for first 4 second और first 4 second में average velocity क्या आ रहा है 1 meter per second. Now we'll discuss for the next part for next 4 second. अब ये next 4 second का मतलब हो गया 4 to 8. Okay, 4 to 8. तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको next 4 second के लिए. first 4 second में 1 आ गया. अब next 4 second second part for next 4 seconds. नेक्स्ट 4 सेकेंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी. एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो यहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल बी द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट. तो नेक्स्ट 4 सेकेंड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. तो देखो आप ये तो वर्टिकली ग्राफ ऊपर जा ही नहीं रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पहले भी 4 था और बाद में भी 4, तो 4 माइनस 4 होगा. और टाइम है यहाँ आप देख लो, टाइम पहले 4 था बाद में 8 हो गया, दैट मीन्स 8 माइनस 4. सो 4 माइनस 4 मीटर बाय 8 माइनस 4 सेकेंड्स. सो 0/4 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी व्हाट 0. तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी इज 0 और वी कैन राइट 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे लास्ट 6 सेकेंड्स में. लास्ट 6 सेकेंड मतलब 8 से लेके कितना, 8 से लेके लास्ट 6 सेकेंड, तो 10 से 16 नॉट 8, लास्ट 6 सेकेंड मतलब कहाँ से 10 से लेके 16 तक. ओके, लास्ट 6 सेकेंड. पहले यहाँ पे फर्स्ट 4 सेकेंड 0 से 4, नेक्स्ट 4 सेकेंड 4 से 8 एंड लास्ट 6 सेकेंड होने से 10 से 16.
तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट लास्ट 6 सेकेंड्स के लिए, वी विल यूज द सेम फार्मूला। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। तो लास्ट 6 सेकेंड के लिए अगर मैं आपको पूछता हूँ दैट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, लास्ट 6 सेकेंड के लिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आप देखो 6 है यहाँ पे और फिर कितना हो गया, 0 हो गया। तो 6 से 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 से 0 और फाइनली 0 है और इनिशियली 6। और टाइम आप देखो, टाइम यहाँ पे 10 से 16, तो फाइनली 16, इनिशियली 10, तो 0/6 मीटर एंड 16/10 सेकेंड, सो इट विल बी व्हाट -6 meter per second, so it is -1 meter per second। तो एवरेज वेलोसिटी ये जो लास्ट केस में कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट -1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा यूज़ किया, ग्राफ यूज़ किया, उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। और यहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो इन दिस वे we can solve this question number 21 easily। So here we are going to discuss question number 22, जहाँ पे given है an electron moving with a velocity of 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power 4 meter per second। So electron move कर रहा है किस speed से, किस velocity से, 5 into 10 to the power 4 meter per second, enters a uniform electric field, acquires a uniform acceleration of 10 to the power 4 meter per second square in the direction of its initial motion। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंट्री, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था 5 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। एंट्री करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट की, एक्सेलरेशन वाज देयर। कैलकुलेट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जितना भी था इलेक्ट्रॉन का, फाइनल वेलोसिटी डबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितना टाइम में हो जाएगा, दैट टाइम वी विल हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन हो गया तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगा और वो कितना टाइम में डबल होगा दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ नंबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन गिवन है 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइनल वेलोसिटी के बारे में क्या आइडिया दिया क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइनल वेलोसिटी will be double of initial velocity, so 2u we can write। तो 2u यहाँ पे 2 into 10 to the power 2 into 5 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 to the 10, तो 10 into 10 to the power 4, तो ये हो जाएगा 10 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, यू कैन इजिली कैलकुलेट टाइम बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, by using the equation v equals to u plus at। so इस इक्वेशन में अगर हम लोगों को t फाइंड आउट करना है तो we will get v minus u by a। so v minus u by a हम लोगों को कैलकुलेट करना है टू फाइंड आउट t। so v minus u by a, इसको हम लोग, यहाँ स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है तो कैलकुलेट इधर कर लेते हैं। टाइम कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट 10 to the power 10 to the power 5 meter per second, and initial velocity is 5 into 10 to the power 4 meter per second, and acceleration is what, acceleration is 10 to the power 4 meter per second square। so we will have to calculate time। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि 10 to the power 5 यहाँ पे और -5 into 10 to the power 4, तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 to the power 4 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में we can write 10 minus 5 and by 10 to the power 4 और यूनिट बचेगा सेकेंड। 10 to the power 4, 10 to the power 4 can be cancelled, 10 minus 5 is 5, तो 5 second is the answer for first part। so यहाँ हम लोग को कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका आंसर होगा 5 सेकेंड्स। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को पूछा हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम, मतलब 5 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कवर करना मतलब एस कैलकुलेशन करना हम लोग को। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट एस डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम। सो ये डिस्टेंस कवर्ड वी कैन कैलकुलेट
by using this equation s equals to ut plus half at square. u इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया? इनिशियल वेलोसिटी व्हाट 5 into 10 to the power 4. टाइम कितना? टाइम वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज व्हाट 5 सेकंड. हाफ एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन इज 10 to the power 4 and t square यानी 5 स्क्वायर. तो इफ वी डू द कैलकुलेशन वी विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड. तो यहाँ हम लोग देखते हैं दैट इज मिला हम लोग को 5 into 5 25 हो जाएगा, 25 into 10 to the power 4, और इधर हाफ into 10 to the power 4 into 25 into 25. So 25 into 10 to the power 4, और इधर 25 को अगर कैंसिल कर देते 12.5. ओके, और 10 to the power 12.5 into 10 to the power 4 इधर बच रहा है. दोनों में से अगर 10 to the power 4 को कॉमन ले लिया जाए, सो विल गेट 25 plus 12.5, और डिस्टेंस कैलकुलेट करते यूनिट मीटर. So 10 to the power 4 into 37.5 meter, or we can write like this, 37.5 into 10 to the power 4 meter is the answer. So what we have seen that we can easily calculate here the time taken as well as second part we have calculated the distance covered in that time. I hope you understood the solution here. So this is question number 23. Here it is asked, obtain a relation for distance traveled by an object moving with uniform acceleration in the interval between 4th and 5th second. So 4th and 5th second interval में जो bodies distance cover किया, उन distance covered के बीच में relation निकालना है, और acceleration uniform है. याद रखना body का acceleration uniform. So a body is moving. यहाँ पे body को हम लोग एक डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. बॉडी स्टार्टेड टू मूव, और आपको 4th और 5th सेकंड जो है 5th सेकंड में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, मान लेते फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कवर किया s, और 5th सेकंड तक डिस्टेंस कवर किया s डैश. तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड. सो यहाँ पे फर्स्ट केस अगर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट केस यू नो दैट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s विल बी इक्वल्स टू u इंटू 4, फर्स्ट 4 सेकेंड का बात कर रहे हैं, प्लस हाफ इंटू a इंटू हियर t स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर. सो इट विल बी s इक्वल्स टू 4u प्लस हाफ into a into 16, कैंसिल करने से हो जाएगा 8. So s equals to 4u plus 8a. This is relation 1. 4u plus 8a. Okay. Now second case. Second case में s dash लेते हैं. s dash equals to ut plus half at square. u और टाइम यहाँ पे सेकेंड केस में 5 सेकेंड, सो u इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 5 स्क्वायर. सो 5u प्लस 12.5a आएगा. 5 स्क्वायर होने से 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12.5a. सो u s डैश, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2. नाउ equation 2 subtracted from equation 1. Equation 2 subtracted from equation 1 will be s minus equation 2 subtracted from equation 1 will be s dash minus s equals to, that is equals to what, 5u plus 12.5a minus 4u plus 8a. So it will be 5u plus 12.5a minus 4u plus minus 8a. So it will be u plus 5u minus 4u हो जाएगा u. 12.5 से
8a माइनस करेंगे तो इट विल बी 4.5a, और यू कैन राइट u प्लस 9/2a, u plus 9/2a meter will be the difference, will be what difference. क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा obtain a relation for distance traveled by an object moving with uniform acceleration time interval of fourth and fifth second. फिफ्थ सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लिया. सो दैट सब्ट्रैक्शन से हम लोग को मिला u plus 9/2a, और वी कैन राइट u plus 4.5a मीटर इज दैट रिलेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन हियर. आप चाहो तो यहाँ पे रेशियो भी निकाल सकते हो, बट एग्जाम्पलर में सॉल्यूशन इसी पैटर्न से किया हुआ है. देयर बाय आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द सेम मैनर. थैंक यू. Now, last question from the exemplar part, question number 24. Here it is given two stones are thrown vertically upwards simultaneously with their initial velocities u1 and u2 respectively. Prove that the heights reached by them would be in the ratio u1 square is to u2 square. And we have to assume that for upward acceleration is minus g, for downward acceleration it is what? Plus g. Means acceleration due to gravity is taken as negative for upward motion, positive for downward motion. So two stones are thrown vertically upwards with initial velocities u1 and u2 respectively, and we know that at highest point final velocity would be what? 0. For upward motion g is taken as negative. So we know what? We know v square minus u square equals to 2i's gh from the equation of motion. So v is 0 here. Final velocity at highest point would be 0. So we can write 0 square minus u square, and acceleration due to gravity has to be taken negative. So minus gh. So it will be minus u square equals to minus 2i's gh. So if you simplify it, minus minus got cancelled. So you can write 2gh equals to u square. Therefore h equals to u square by 2g. Now for first stone we can use this relation, this one. For first stone यहाँ मान लेते हैं हाइट को h1 और इसका हाइट को h2. So we have to find out the ratio of their height. So h1 we can write for first one. फर्स्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? थ्रोइंग वेलोसिटी u1, सो वी कैन राइट u1 स्क्वायर, और दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, सो वी कैन राइट व्हाट? u1 स्क्वायर बाई 2g. ये हो गया रिलेशन 1. नाउ फॉर सेकेंड स्टोन h2 we can write h2 equals to u2 square by 2g. Now we will have to find out the ratio. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2. Now as per the question हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? u1 रेशियो ऑफ द हाइट, मतलब 1 और 2 का मतलब फर्स्ट को फर्स्ट में रखना है. सो h1 by h2 equals to what? u1 square by 2g, and here u2 square by 2g. So it will be u1 square by 2g into 2g by u2 square. So if you look at here, g got cancelled, 2 got cancelled, so it is what? u1 square by u2 square. So क्वेश्चन में तो हम लोग को यही प्रूफ करने बोला गया था, रेशियो u1 square is to u2 square. So the ratio is u1 square is to u2 square. So very simple solution here for question number 24. I hope you understood everything. So